सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ से आप मेरी तरह जीत सकते हैं 10 करोड़ डेली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर स्पॉट। यहाँ पर मेरा फेवरेट गेम है लूडो और ऐसे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए अब दिखाओ अपना गेमिंग स्किल्स और आ जाओ इंडिया के नए मैदान पर और मुझे चैलेंज करो और 10 करोड़ जीतने का मौका पाओ। साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्च हुआ है दूसरा ब्रांड न्यू गेम कॉल्ड रमी, जहां पर आप एक पैसे से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हो 10 करोड़। तो अब आपको रमी ही खेलना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बताओ कि प्लेयर स्पॉट पे खेला क्या। दोस्तों, प्लेयर स्पॉट है 100% सिक्योर और प्योरली मेड इन इंडिया, यानी कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट यहाँ पर 7 मिलियन यूजर से ज्यादा लोग खेलते हैं, जहाँ इजी विड्रॉल विद नो KYC, जिससे जीता हुआ अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में होगा। और तो और यहाँ शीप फ्लाइट, हाउसी क्विज, चेस और कैरम जैसे और भी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड PLACE200 और तुरंत पाओ ₹200 साइन अप बोनस। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हमें 3 बच्चे केन, जो और नाओमी को दिखाया जाता है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यदि रिसेप्टर्स वायरस एक्स से इन्फेक्टेड हो जाए तो वो गैलेक्टोर्स बन जाते हैं, पर ये तब तक ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसके स्टोन चमकते रहेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम केन को देखते हैं, जिसके पास एक चमकदार स्टोन होता है, पर तभी उसके पीछे एक मेल कैट्स आ जाता है जो किसी तरह का कॉस्ट्यूम पहने हुआ था। पर केन उससे बचते हुए नीचे कूद जाता है, लेकिन उस पत्थर की शक्ति से वो अब हवा में तैरने लगता है। जिसके बाद हमें एक बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में धरती पर रोबोट जैसे अजीब क्रीचर दिखाई देने लगे, जिन्हें गैलेक्टोर्स कहा जाता है, जिन्होंने आधी धरती पर कब्जा कर लिया। और अब उनकी योजना है कि वो बची हुई धरती को भी अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। गैलेक्टोर्स ने दरअसल जहां भी कब्जा किया वहां के लोगों को मार दिया, लेकिन इन सब को रोकने के लिए इंसानों को कुछ पत्थर मिले और उन पत्थरों की शक्तियों को चोजन वन ही प्राप्त कर सकता है। और जिसके पास वो पत्थर की शक्ति होती है उन्हें गैचमैन यानी कि G-फोर्स कहा जाता है, और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद हमें 13 साल बाद टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 भाई बहन जून और जूम्पी बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों के पास पत्थर की शक्ति थी और जूम्पी एक हैकर भी है। जिसके बाद वो दोनों G-फोर्स सोल्जर्स रियू और केन से मिलते हैं और उन्हें पीछे खड़े होकर जो देख रहा था, जिसके पास भी पत्थर की शक्ति है। पर तभी अचानक आकाश से एक खतरनाक स्पेसशिप गिरती है जो किसी टायर जैसी थी और वो पूरे शहर को बर्बाद करने लगती है। जिसके बाद उस स्पेसशिप से कुछ गैलेक्टर्स निकलने लगते हैं, जिन्हें सोल्जर्स रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गैलेक्टर्स के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलती। लेकिन तभी वहाँ केन एक सुपर हीरो बन के आ जाता है और गैलेक्टर्स पर हमला करने लगता है। और अब वहाँ बाकी भी G-फोर्स सोल्जर्स आकर सारे गैलेक्टर से लड़ने लगते हैं। पर तभी जेम्पी को पता चलता है कि इस स्पेसशिप में एक बॉम्ब है जो 10 लाख लोगों को मार सकता है, जो सीधे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अब सभी वहाँ आकर उस स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करते हैं और जून अंदर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है। पर तभी आकाश से 3 खतरनाक गैलेक्टर्स आ जाते हैं जो अब उनसे लड़ने लगते हैं। और गैलेक्टर जेम्पी पर हमला करने वाले ही थे कि तभी वहाँ जो आकर उस गैलेक्टर से लड़ने लगता है और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसे ढेर कर देता है। इधर रियू 2 खतरनाक गैलेक्टर मी और गिलम से लड़ रहा होता है, पर अब वो दोनों उससे बचकर बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और उन दोनों के हाथ मिलाते ही वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और भाग्य से जून सही समय पर स्पेसशिप को रिसर्च सेंटर से टकराने से पहले ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने में सफल हो जाती है। अगले सीन में फिर केन जो से पूछता है कि तुम यूरोप में तैनात थे तो वहाँ का हाल कैसा है, जिस पर वो कहता है कि वहाँ की स्थिति और भी खराब है और मैं इस युद्ध में सिर्फ नाओमी का बदला लेने आया हूँ। दरअसल जो नाओमी को पसंद करता था, लेकिन गैलेक्टर्स ने उसे मार दिया। अब रिसर्च सेंटर में एक साइंटिस्ट किर्कलैंड हेड कोजाबुरु के पास आकर कहता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया
है जो पत्थर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हमें उसका प्रयोग करना चाहिए और उस डिवाइस के कंट्रोल सिस्टम को मैंने अपने अंदर इम्प्लांट करवाया है। जिस पर फिर कोजाबुरु कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और तभी वहाँ केन भी आ जाता है, जिससे कोजाबुरु कहता है कि जब स्पेसशिप शहर में आया था तो उसी दौरान गैलेक्टर्स के हेड कैड्स शहर के अंदर आ गया था, जो एक मिशन कॉल्ड लास्ट सुसाइड को अंजाम देने आया है। तुम्हें पता लगाना है कि ये मिशन क्या है और इसे होने से भी रोकना है। जिसके बाद फिर केन अब बाकियों के पास आकर उन्हें सारी बात बता देता है और उनसे कहता है कि इस मिशन के बारे में आयरिया को मालूम होगा, इसलिए कैट शायद उसे मार देगा, इसलिए उससे पहले हमें उसे पकड़कर इस मिशन के बारे में जानकारी निकालनी है। पर आयरिया का नाम सुनकर जो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आयरिया ने ही नाओमी को मारा था। पर केन उससे समझाने की कोशिश करता है कि हमें आयरिया को मारना नहीं है बल्कि उसे बचाना है और तुम इस बात का ख्याल रखना। इसलिए अब सभी एक पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि आयरिया उसी पार्टी में मौजूद है। और वहीं घर पर बैठकर जुम्पी हैक करके इनविटेशन कार्ड बनवा लेता है, जिसके बाद वो एक मेल और एक फीमेल के पाम में पाम प्रिंट को हैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर प्रवेश करने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट चाहिए। पर जून और केन के नंबर आने तक जुम्पी फिंगरप्रिंट हैक नहीं कर पाता, इसलिए गार्ड्स को उन पर शक हो जाता है। पर भाग्य से समय रहते वो सफल हो जाता है, जिस पर गार्ड्स उन्हें अंदर जाने दे देते हैं। अब पार्टी के अंदर जून केन से पूछती है कि नाओमी कौन है, और ये कहते हुए ये मूवी अब फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ केन, जो और नाओमी तीनों बस में थे और वहाँ जो नाओमी को प्रपोज करता है। पर केन भी नाओमी को पसंद करता था, लेकिन नाओमी जो को हाँ कह देती है, जिस पर वो एकदम खुश हो जाता है। अब वही पार्टी में केन और जून को आयरिया मिल जाता है और वो उसे खबर करता है कि कैट्स तुम्हें मारने आ रहा है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और अब वो उसे लेकर पार्टी से बाहर आ जाते हैं। पर तभी उन्हें रयू बंदी बना मिलता है और अब वहाँ जो आकर जून को भी बंदी बना देता है और फिर वो आयरिया पर गन तान देता है, लेकिन आर्या अपनी शक्तियों से उसके हाथ को रोक लेता है। और अब केन भी जो पर गन तान कर कहता है कि तुम आदेश नहीं मान रहे हो, यदि तुमने गोली चलाई तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन जॉन फिर भी नहीं सुनता, इसलिए मजबूरन केन उसे शूट करके घायल कर देता है। अब मूवी की कहानी फिर से फ्लैशबैक में लौट जाती है, जहां वो तीनों बस में ही थे कि तभी बस पर गैलेक्टर्स का हमला हो जाता है, जिसमें जो एकदम घायल हो जाता है और जो के कारण केन गैलेक्टर्स को मारने जाता है। और नाओमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और गैलेक्टर्स के पास आ जाता है, जहां आयरिया उसे शूट कर देता है। पर बीच में नाओमी आ जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर कहानी फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है, जहां केन आर्या को बंदी बनाकर उससे लास्ट सुसाइड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि इस मिशन के अनुसार पूरे रिसर्च सेंटर के साथ जी फोर्स को भी खत्म कर दिया जाएगा और उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वहीं ये सारी बात साइंटिस्ट और कई देश के प्रेसिडेंट लाइव देख रहे थे। आर्या फिर कर्कलैंड से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हारे पास वो डिवाइस है जिससे गैलेक्टर्स को रोका जा सकता है, और इसी डिवाइस के बारे में मैंने तुम्हारी पत्नी से पूछा और उसका ना बताने पर मैंने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया, जिससे अब कर्कलैंड एकदम गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण सभी वीडियो बंद कर देते हैं। आपके इन सभी G4 एजेंट्स को कोजाबुरु की योजना के बारे में बताता है कि उन्होंने कहा है कि कर्कलैंड के डिवाइस को एक्टिवेट किया जाएगा, जिस डिवाइस का नाम मैस्कॉन है, जो उनके शरीर में है। और स्पेस में एक सैटेलाइट है जिसमें मिसाइल लगे और उन मिसाइल से गैलेक्टर्स के बेस को उड़ा दिया जाएगा और उस मिसाइल का कंट्रोल सिस्टम मैस्कॉन ही है। जिस पर जून कहती है कि गैलेक्टर्स ने अपने बेस पर कुछ इंसानों को बंदी बनाकर रखा है, इसलिए हम उसे नहीं उड़ा सकते। लेकिन केन कहता है कि अब ये तय हो चुका है। फिर अगले सीन में कर्कलैंड आयरिया से मिलने जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर अब आयरिया अपने आप को छुड़ाकर सारे सोल्जर्स को ही मार देता है और जुनपी को भी दूर फेंक कर कर्कलैंड से कहता है कि जिस डिवाइस से तुम हमें खत्म करना चाहते हो, हम उसी डिवाइस का प्रयोग करके सारे इंसान को मारकर धरती पर कब्जा कर लेंगे और यही हमारा लास्ट सुसाइड मिशन है और मुझे तुमसे इस डिवाइस को लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें ही अपने बेस पर ले जाऊंगा। पर तभी कोजाबुरु केन को सूचना देता है कि आयरिया भाग रहा है, उसे पकड़ो। इसलिए अब जेनपे को ना बचाते हुए आयरिया के पीछे जाता है और रयू जेनके के पास आता है, जिसे आयरिया ने बंदी बना दिया था और उस पर वो लिक्विड नाइट्रोजन बर्फ बनाकर गिरा देता है। पर रयू पूरी कोशिश करके उसे बचा लेता है। इधर आयरिया कर्कलैंड को अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ जो आ जाता है, जिस पर आयरिया उसे रिवील करता है कि वायरस
वायरस एक्स हजारों साल पहले ढूंढा गया था, पर वो गायब हो गया था। लेकिन उसे कुछ 100 सालों पहले एक साइंटिस्ट ने ढूंढा जिसका नाम कैट्स था, पर उसके मरने के बाद दूसरा कैट्स बना जो कैट्स सेकंड कहलाता है। और एक रिसेप्टर भी गैलेक्टर बन सकता है, मैं भी पहले रिसेप्टर ही था, जिसके बाद वो अपना रूप बदलकर नाओमी में बदल जाता है। और अब नाओमी उससे कहती है कि मैं अब कैट्स थर्ड हूँ। अब वो नाओमी को देखकर जो एकदम हैरान हो जाता है। वो फिर जो को अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है और उसे किस करके कहती है कि अब तुम भी वायरस एक्स से इन्फेक्टेड हो गए हो और इस वायरस के कारण तुम भी गैलेक्टर में शामिल हो चुके हो। और ये कहकर वो कैट्स के रूप में लौट जाता है, जिसके बाद वो जो के हथेली से अपनी हथेली मिलाकर एक पोर्टल खोलकर कहती है कि जब दो गैलेक्टर हाथ मिलाते हैं तो एक पोर्टल बनता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में समुद्र से कोई खतरनाक जहाज बाहर आती है जो गैलेक्टर्स का बेस होता है। उसके अंदर उन्होंने कर्कलैंड को बंदी बनाया होता है। कैट्स फिर उसके डिवाइस में किसी तरह की रोशनी डालती है जिससे स्पेस में लगी सैटेलाइट एक्टिवेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोजाबुरु सारे G4 सोल्जर से कहते हैं कि हम तुम्हें गॉड फीनिक्स फाइटर विमान दे रहे हैं जिससे तुम गैलेक्टर के बेस पर जाकर उस सैटेलाइट को लॉन्च होने से रोक सकते हो। इसलिए अब रयू केन से कहता है कि तुमने जिम्पी की जान क्यों नहीं बचाई, वो मर सकता था। पर केन जवाब देता है कि मुझे आदेश आयरिया को पकड़ने का मिला था। पर अब सभी केन को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ आदेश ही मानने हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कोजाबुरु के कहने पर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अब सभी फीनिक्स पर सवार होकर उनके स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और मिसाइल से हमला भी करने लगते हैं। लेकिन स्पेसशिप सुरक्षित कवच से घिरा था, इसलिए उस पर जल्दी असर नहीं होता और वो भी उन पर इन रिटर्न हमला करने लगता है। पर वो फिर से मिसाइल से मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिससे सुरक्षा कवच कुछ समय के लिए टूट जाता है और उसके पूरा होने से पहले ही सभी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पर अंदर आते ही उन पर गैलेक्टर्स हमला करना शुरू कर देते हैं और जो वहाँ से नाओमी के पास आकर लड़ने लगता है और अब दोनों में ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर केन गिलमैन से लड़ते हुए उसे मारने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो जो के पास आ जाता है और अब दोनों मिलकर नाओमी से लड़ने लगते हैं। वहीं इधर बाकी कर्कलैंड के पास आ जाते हैं, पर तभी वहाँ मैं आ जाती है जिससे जून लड़ने लगती है और जेम्पी कर्कलैंड के डिवाइस में अपना टर्मिनल कनेक्ट कर देती है, जिससे वो सैटेलाइट को नियंत्रित करके मिसाइल्स की दिशा को बदल देता है और अब जून भी मैं को मारकर ढेर कर देती है। पर दुर्भाग्य से मिसाइल टोक्यो पर आकर रुक जाता है और तभी कर्कलैंड अपने आप में ही विस्फोट हो जाता है, जिससे अब वो सैटेलाइट को नियंत्रित कर सकते थे। इसके बाद अब नाओमी अपने स्पेसशिप को आकाश में उड़ाने लगती है, क्योंकि अगर टोक्यो एक्सप्लोड हो गया तो उसका स्पेसशिप भी बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद फिर वहाँ जो आ जाता है। केन फिर बाकियों के पास आता है, जहाँ उसे कोजाबुरु संपर्क करके कहता है कि तुम्हें वापिस आना होगा, जो को नाओमी से लड़ने दो। पर केन जवाब देता है कि जो स्पेसशिप को सैटेलाइट से टकराने गया है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और अब बाकी भी कहते हैं कि हम तुम्हारे ही साथ है, हम सब मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। जिसे सुनकर केन खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाओमी जो पर भारी पड़ने लगती है और वो उसे धाराशायी करने के लिए अपनी सारी शक्ति उसमें डालकर कहती है कि अब तुम्हें कैट्स बनना होगा। जिसके बाद फिर जो एकदम से तड़पने लगता है, पर तभी वहाँ केन आकर नाओमी से लड़ने लगता है और उसके पेट में तलवार घुसेड़ देता है। पर अब नाओमी उसे अपने बातों में बहलाने की कोशिश करती है कि हम बचपन से ही दोस्त हैं और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जिस पर केन उसकी बातों में आने भी लगता है, पर जो उसे कहता है कि ये असली नाओमी नहीं है, इसके बातों में मत आना। इसलिए अब केन उसकी बातों में ना आकर अपनी पूरी शक्ति से तलवार को नाओमी में घुसेड़ देता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और नाओमी के मरते ही जो अपने असली रूप में आकर केन से कहता है कि अब मैं कैट्स बन चुका हूँ, इसलिए मुझे यही मरने दो। लेकिन केन कहता है कि तुम्हारा पत्थर अब भी चमक रहा है, तुम कैट्स नहीं बने। जिसके बाद वो दोनों अब फीनिक्स विमान में बैठ जाते हैं, जिसकी मदद से वो बेस वाले स्पेसशिप को नियंत्रित करके उसे सैटेलाइट की तरफ ले जा रहे थे। पर उनके मिसाइल से हमला करने पर भी सैटेलाइट को कुछ असर नहीं होता। इसलिए वो फीनिक्स के ग्लास को ब्लास्ट प्रोटेक्टेड बनाकर फीनिक्स के साथ स्पेसशिप को भी सैटेलाइट से टकरा देते हैं, जिससे सैटेलाइट पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और फीनिक्स को कुछ भी असर नहीं होता, जिससे सभी की जान बच जाती है। जो देखकर
ओजाबोरू भी खुश हो जाता है, जिसके बाद सभी धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वेल अगर मूवी की बात करें तो ये शुरुआत में काफी स्लो है, पर एट द सेम टाइम आगे बढ़ने पर काफी एक्शन से भर जाती है। खास करके इसकी एंडिंग वाली सीन काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अगर आपको साईफाई मूवी पसंद है तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी, इसलिए आप इसे एक बार तो देख ही सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।